Welcome to our YouTube channel Audio FM 143। चेरी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और धरा उसे गुस्से से देख रही थी। चेरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। धरा कुछ पल यूं ही उसकी तरफ देखती रही। मिश्री ने उसे संभाल रखा था। उसने धरा को पूरी तरह कंधों से पकड़ा हुआ था, लेकिन अचानक ही धरा ने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। एक पल के लिए उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन वो चेरी के पास आए और उसे देखते हुए बोली, क्या करने आए हो तुम यहाँ? चेरी ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर अपनी जगह पर खड़ी हुई। वो धरा की तरफ देखते हुए बोली, एक क्या बेशक से 1000 थप्पड़ मार लीजिए स्ट्रॉबेरी, क्योंकि इस बार मैंने गलती ही ऐसी की है कि शायद मुझे यही सजा मिलनी चाहिए। धरा गुस्से से बोली, गलती गलती कह रही हो तुम? तुम्हारा एक फैसला और इस घर की खुशियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसे तुम गलती कह रही हो? तुमने स्वार्थी होकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और इस चीज को तुम गलती का नाम दे रही हो। उसकी बातें सुनते हुए चेरी ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। व्योम भी अंदर की तरफ आया। वो घर के बाहर खड़ा था, इसलिए उसे थप्पड़ की आवाज साफ सुनाई दी थी। वो आगे की तरफ आया और आकर चेरी के पीछे खड़ा हो गया। धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों लेकर आए हैं आप इसे? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कभी इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो आप इसे लेकर यहाँ पर क्यों आए मिस्टर रावत? अभी इसी वक्त इसे इस घर से बाहर निकालिए, मुझे ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चेरी तुरंत आगे की तरफ आए और बोली, माफ कर दो ना स्ट्रॉबेरी, बेशक से सजा दे दो, लेकिन खुद से दूर जाने के लिए मत कहो। पहले एक बार ये गलती कर चुकी हूँ, मैं अब दोबारा नहीं करना चाहती। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेशक से आप मुझे जितना मर्जी सुनाओ, जितना मर्जी मारो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। धरा ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, लेकिन मैं तुम्हें एक सेकंड भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक पल भी अगर तुम यहाँ पर और रही तो मेरा दम घुटने लगेगा। तुम्हें देखकर मुझे कैसा फील हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारी वजह से मेरा दिव्यांश मुझे छोड़कर चला गया। अगर तुम्हें तुम्हारा बेबी प्यारा था, जो कि हर माँ को होना चाहिए, तो इसमें कोई गलती नहीं थी, कुछ गलत नहीं था, लेकिन तुम्हें यहाँ से भागने की क्या जरूरत थी? तुम घर पर आ सकती थी, तुम अपने बच्चे के लिए लड़ सकती थी, तुम मुझसे बात कर सकती थी, मिस्टर रावत से बात कर सकती थी। तुम दिव्यांश के अगेंस्ट जाकर भी इस बच्चे को इस दुनिया में ला सकती थी। तुम इस घर में रहती, जो होता देखा जाता, लेकिन तुमने क्या किया? तुम उसे छोड़कर चली गई। एक बार पहले भी हम दोनों से गलती हुई थी, जो तुमने यहाँ से जाने का फैसला लिया और मैंने तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दिया। वो गलती दिव्यांश की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा बेटा किस हालात से गुजर रहा है, उसे क्या फील हो रहा है। उसे बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर, वो हमेशा प्यार के लिए तड़पता रहा। उसे हमेशा यही फील होता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता, जबकि सब उसे प्यार करते थे। अगर हमें पहले उसके डिसऑर्डर के बारे में पता होता तो हम ऐसा कभी होने नहीं देते। और हमने एक बार फिर से गलती की, और इस बार तो तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये बोलते हुए धरा बेइंतहा रो रही थी। चेरी उसके बिल्कुल करीब हुई और उसके हाथों को पकड़कर बोली, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगी स्ट्रॉबेरी, प्लीज एक आखिरी बार माफ कर दीजिए। धरा ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया और व्यंग्य से हंसते हुए बोली, तुम किस गलती की बात कर रही हो चेरी? क्योंकि अब तो बेशक से तुम कोई गलती करना भी चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो दिव्यांश हम लोगों से बहुत दूर जा चुका। ना जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब तुम्हारी गलती का मैं क्या करूं? और अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें मिस्टर रावत लेने गए तो तुम यहाँ पर आ गई। क्या देखने आए हो तुम यहाँ पर? तमाशा? मेरा तमाशा? एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, जो मैंने दिव्यांश से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया। हमेशा दिव्यांश को यही शिकायत रहती थी कि मैं उससे ज्यादा तुम्हें टाइम देती हूँ, उससे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ, और वो गलत नहीं था। पता नहीं क्यों मेरी मत मारी गई थी, जो मैंने हमेशा तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस दी और उसे नज़रअंदाज किया। लेकिन आज मुझे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। काश मैंने कभी तुम्हें अपनी बेटी माना ही नहीं होता, तो आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं जाता। मैंने प्यार तो तुम्हें बहुत किया था चेरी, लेकिन आज मुझे तुमसे नफरत हो रही है, बहुत ज्यादा नफरत। ये बोलकर वो रोते हुए ही अपने रूम की तरफ बढ़ गई। व्योम बस उसे जाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि धरा फिलहाल उसकी बात नहीं सुनेगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से और तकलीफ में है। ऐसे में धरा को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा तो मिश्री जल्दी से बोली, क्या मैं स्ट्रॉबेरी के पास जाऊं? व्योम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अगले ही पल मिश्री तुरंत धरा के पीछे पीछे उसके रूम में चली गई।
वही चेरी अब जल्दी से व्योम के सीने से आकर लग गई। वो रोते हुए बोली, मैं क्या करूं डैड? मैं स्ट्रॉबेरी को कैसे मनाऊं? मैं कैसे दिव्यांश को उनके पास लेकर आऊं? मुझे खुद नहीं पता कि दिव्यांश कहाँ पर है। वो ठीक तो होंगे ना डैड? प्लीज आप पता कीजिए ना उनके बारे में, वो कहाँ है? आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना डैड, तो प्लीज दिव्यांश को यहाँ पर वापस ले आइए, प्लीज डैड कुछ कीजिए। ये बोलते हुए वो लगातार रो रही थी और व्योम ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नासिक में दिव्यांश डाइनिंग टेबल पर बैठा था और सोना बिल्कुल उसके साथ वाली चेयर पर बैठी थी। मिस्टर मित्तल सोना की तरफ देख रहे थे जो मुस्कुराते हुए दिव्यांश को आलू के पराठे अपने हाथों से खिला रही थी, क्योंकि दिव्यांश ने अपने हाथ में अपनी रेड को पकड़ा हुआ था और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और वो आलू के पराठे एकदम मक्खन और देसी घी से भरे हुए थे जो एक हाथ से खाना एकदम इम्पॉसिबल हो रहे थे, इसलिए सोना ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू कर दिया। दिव्यांश सोना की तरफ देखते हुए बोला, ये आलू के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मैंने कितने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। सोना मुस्कुराए और बोली, अब तुम ये टेस्टी खाना हर रोज खाओगे और वो भी मेरे हाथों से। मिस्टर मित्तल हैरान रह गए। वो सोना की तरफ देखते हुए बोले, ये तुम क्या बोल रही हो सोना? दिव्यांश डेली ये खाना कैसे खा सकता है? क्योंकि उसे तो हॉस्पिटल जाना होगा ना। वहाँ पर ये सब खाना, दिन का खाना तो तुम बेशक से उसे खिला दो, लेकिन रात को तो अलाउड भी नहीं होगा ऐसे बाहर से खाना किसी पेशेंट के लिए भेजना। सोना ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ डैड। उसकी बात पर मिस्टर मित्तल ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर सोना दोबारा दिव्यांश को खाना खिलाने लगी। खाने के बाद उसने दिव्यांश को दवायां दी तो आज दिव्यांश ने आराम से अपनी दवायां ले ली। वो सोना की तरफ देखते हुए बोला, क्या अब मैं अपनी रेड के साथ खेलने के लिए अंदर जाऊं? सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो दिव्यांश तुरंत अंदर की तरफ चला गया। मिस्टर मित्तल अब डाइनिंग टेबल से उठे और बोले, मेरे रूम में आ जाना। सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। मिस्टर मित्तल अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सोना अब अपने रूम की तरफ आए। उसने एक नज़र दिव्यांश को देखा जो बेड पर बैठकर अपनी डॉल के साथ खेलने लगा था। वो पूरी तरह से बिजी था तो सोना ने अब दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और फिर मिस्टर मित्तल के पास उनके रूम में आ गई। मिस्टर मित्तल उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में सोना? सोना ने एक गहरी सांस ली और बोली, क्या हम दिव्यांश को कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रख सकते हैं डैड? मैंने अभी तक आपकी परमिशन भी नहीं ली थी, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मना नहीं करेंगे। प्लीज़ मना मत कीजिएगा, बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार दिव्यांश पूरी तरह से ठीक हो जाए तो। उसकी बात पूरी होते उससे पहले ही मिस्टर मित्तल बोले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है सोना कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा? तुम्हारे पास एक नहीं ना जाने कितने पेशेंट आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेशेंट होगा जो पूरी तरह से ठीक हुआ होगा। एक बार इंसान अपना मानसिक संतुलन खो दे तो उसका वापस ठीक होना लगभग से इम्पॉसिबल जैसा है। सोना जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है डैड, दिव्यांश ठीक हो सकता है और उसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल है, बस कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करता है और जब गुस्सा आता है तो मारपीट करता है, लेकिन गुस्सा तो हर इंसान को आता है ना, तो दिव्यांश को क्यों नहीं आ सकता? और रही बात बच्चों की तरह बिहेव करने की, तो उसका दिल बहुत नाजुक है। मैं जानती हूँ दिव्यांश को वो अगर अपनी दवायां अच्छे से लेगा तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल में वो अपनी दवायां ढंग से नहीं लेता है डैड, इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ मैं उसका पर्सनल ध्यान रखूंगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लीज़ मना मत कीजिए ना डैड। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर मित्तल ने अब एक गहरी सांस ली और उसके पास आकर बोले, अगर तुम्हें खुशियाँ नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? और वो भी ये जानते हुए कि तुम्हारी जिंदगी में तो ज़्यादा खुशियाँ अब आ भी नहीं सकती। अगर तुम मुझसे ये चीज़ चाहती हो तो मैं कैसे ही खुद को रोक सकता हूँ? सोना मुस्कुराए और तुरंत उनके सीने से लगकर बोली, थैंक यू सो मच डैड। आप दुनिया के बेस्ट डैड हो, थैंक यू सो मच। उसकी बात पर मिस्टर मित्तल ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, लेकिन ऐसे में क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? तुम हॉस्पिटल जाओगी तो पीछे से दिव्यांश को कौन संभालेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे संभाल सकता हूँ, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा करेगा तो? अगर मेरा उसके करीब जाना उसे पसंद नहीं आया तो? उनकी बात पर सोना ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा डैड, आप बस उसके हाथों से उसकी डॉल मत लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर मित्तल ने मुस्कुराकर ओके कहा और सोना अब एक बार फिर से उनके सीने से लग गई। मित्तल हाउस। कुछ देर बाद सोना बाहर आई।
उसने दोपहर के लिए दिव्यांश और अपने डैड का लंच बनाया और फिर अपना लंच भी टिफिन में डाला और फिर हॉस्पिटल के लिए रेडी होने लगी। वो अपने रूम में ही थी और आईने से वो दिव्यांश की तरफ देख रही थी जो अपनी डॉल के साथ ही खेल रहा था। अब वो दिव्यांश के बिल्कुल सामने आकर बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं दिव्यांश? तुम मुझे जवाब दोगे? दिव्यांश ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। सोना हल्का सा मुस्कुराए और बोली, एक्चुअली मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तुम्हारे मॉम डैड दादा दादी भाई बहन कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? क्या तुम मुझे उनके बारे में बताना चाहोगे? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ नजर आ रही थी। दिव्यांश बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए अब मुझे भी उन लोगों को याद नहीं करना। प्लीज़ आप किसी और बारे में बात कर लो ना। बेशक से आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लो, लेकिन उनके बारे में नहीं। ये बोलते हुए दिव्यांश बेहद मासूम लग रहा था। सोना ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा तुमसे उनके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी। अच्छा, अब तुम मेरी एक बात सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए दिन का खाना बनाकर रख दिया है और तुम्हारी दवाइयाँ भी साइड में रख दी है, वो देखो। ये बोलते हुए उसने साइड टेबल की तरफ देखा। दिव्यांश चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। सोना एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोली, तुम अच्छे से अपना खाना खाना और फिर दवाइयाँ लेकर कुछ वक्त आराम कर लेना। जब तुम उठोगे तब तक तो मैं वापस भी आ जाऊंगी, ठीक है? दिव्यांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर सोना वहां से उठी और वापस मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अभी उसका थोड़ा रेडी होना बाकी था। वो एक बार फिर से मिरर में से दिव्यांश की तरफ देखने लगी थी। दिव्यांश का ये कहना कि उसकी फैमिली उसे प्यार नहीं करती उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। जब अपनी ही फैमिली प्यार ना करे तो कैसा लगता है, ये सोना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उसकी मॉम नहीं थी तो उसे हमेशा उनकी कमी महसूस होती थी। और अगर दिव्यांश की फैमिली उसके साथ होकर भी उसे प्यार नहीं करती थी तो ये कितना ज़्यादा पेनफुल होगा, ये सोना महसूस कर सकती थी। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रेडी होकर बाहर की तरफ आए। उसने मिस्टर मित्तल को दिव्यांश का ख्याल रखने के लिए कहा और फिर वहां से चली गई। तकरीबन 1 घंटा बीत गया। मिस्टर मित्तल अब दिव्यांश के रूम में आए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। दिव्यांश अभी भी अपनी डॉल के साथ बातें करने में लगा हुआ था। मिस्टर मित्तल उसके सामने बैठे और बोले, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? दिव्यांश ने अपना चेहरा ना में हिला दिया। मिस्टर मित्तल कुछ वक्त उसे यूं ही देखते रहे और फिर वहां से अपने रूम में चले गए। तकरीबन 15 मिनट बाद दिव्यांश को प्यास लगने लगी। उसे पानी पीना था, लेकिन वहां टेबल पर पानी रखा ही नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और फिर किचन की तरफ आया। उसने किचन से पानी लिया और फिर अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर मित्तल अपने रूम में थे और फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसके लिए वो सामने वाले पर चिल्ला रहे थे। चिल्लाते हुए ही अब उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया था जिस पर वो कुछ देख रहे थे। दिव्यांश उनकी आवाज़ सुनकर खुद को उनके कमरे में आने से रोक नहीं पाया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी नज़र सामने ही मिस्टर मित्तल पर गई जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहे थे। वो धीमे धीमे कदमों से बिल्कुल उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। मिस्टर मित्तल अभी भी फ़ोन पर बात कर रहे थे और साथ साथ लैपटॉप पर काम कर रहे थे, लेकिन इस वक्त वो किसी चीज़ में उलझे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस उलझन से निकलना कैसे है। पर तभी अचानक से दिव्यांश नीचे की तरफ झुका और उनका हाथ लैपटॉप से उठाकर खुद कीबोर्ड पर अपने हाथ चलाने लगा। मिस्टर मित्तल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। वो जल्दी से बोले, क्या कर रहे हो दिव्यांश? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम। अभी वो बोल ही रहे थे कि वो एकदम से चुप हो गए। उनकी नज़र अब सामने लैपटॉप पर थी। दिव्यांश जो कर रहा था एग्जैक्टली वो वही करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज़ होगी कैसे। और अब दिव्यांश ने कुछ ऐसा किया जो कोई बिजनेसमैन ही कर सकता है, जिसका दिमाग बिजनेस में हद से ज़्यादा तेज चलता हो। वो शॉक्ड रह गए थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अभी कुछ वक्त पहले वही सोना से बोल रहे थे कि दिव्यांश का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन अब उनके सामने जो दिव्यांश था उसे देखकर वो प्राउडली कह सकते थे कि दिव्यांश का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोले, ये तुमने कैसे किया? दिव्यांश ने अपना हाथ एक पल के लिए उन्हें दिखाया और दोबारा लैपटॉप पर फोकस करने लगा और कुछ पल बाद उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी स्माइल थी। वो मिस्टर मित्तल की तरफ देखते हुए बोला,
अब तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई ना। अब तो आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। मिस्टर मित्तल ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोले, लेकिन तुमने ये सब कहाँ से सीखा? ये तो कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं सिखाता। क्या तुम बिजनेसमैन हो? क्या तुमने कभी किसी कंपनी में जॉब की है या फिर कहीं तुम किसी कंपनी के मालिक? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, मेरी रैड को नींद आई है, मैं जाकर उसे सुला देता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी रैड की तरफ देखा और फिर उसे लेकर वहां से चला गया। मिस्टर मित्तल दंग रह गए, लेकिन अब उन्हें बस सोना का इंतजार था। उन्होंने सोच लिया था कि वो सोना को इस चीज के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन सोना को बताने के साथ साथ वो जानना चाहते थे कि आखिर दिव्यांश है कौन, कैसे उसे बिजनेस की इतनी नॉलेज है। पहले ही उन्हें लग रहा था कि उन्होंने दिव्यांश नाम कहीं तो सुना है, कहीं तो उन्होंने दिव्यांश को देखा है, लेकिन कहाँ, ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। यूं ही दोपहर से शाम हो गई। दोपहर के वक्त दिव्यांश सो रहा था तो मिस्टर मित्तल ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो चाहते थे कि दिव्यांश लंच कर ले, लेकिन वो सोया इतने सुकून से हुआ था कि उसे डिस्टर्ब करने का मिस्टर मित्तल का मन ही नहीं किया। और शाम के अब लगभग से 6 बज गए थे। सोना की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आए। अंदर आते हैं वो तेज कदमों से सीधा अपने रूम में पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जो अभी तक सोया हुआ था। वो अब सीधा मिस्टर मित्तल के रूम में आए और उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैड, दिव्यांश कब सोया? मिस्टर मित्तल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वो तो दोपहर का सोया हुआ है। सोना बेचैनी से बोली, फिर तो उसने अपना खाना भी नहीं खाया होगा। मिस्टर मित्तल ने अपना चेहरा ना में हिला दिया। सोना परेशान होते हुए बोली, अगर वो अपना खाना ढंग से नहीं खाएगा डैड तो ठीक कैसे होगा? कम से कम आपको उसे खाना तो खिलाना चाहिए था ना। अब मुझे उसे जल्दी से उठाना होगा। पहले उसे चाय पिलाऊंगी और फिर उसे खाना खिलाऊंगी, पर मुझे उसके लिए खाना भी गर्म बनाना होगा। सुबह का खाना तो अब खाने लायक भी नहीं रहा होगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। मिस्टर मित्तल तुरंत उसे रोकते हुए बोले, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। सोना ने बिना उनकी बात सुने ही कहा, अभी नहीं डैड, अभी पहले मैं दिव्यांश को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे। ये बोलकर उसने कदम एक बार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। तभी मिस्टर मित्तल दोबारा बोले, बात दिव्यांश को लेकर है सोना। उनकी ये बात सुनकर सोना के कदम अपने आप रुक गए। उसने पलटकर मिस्टर मित्तल की तरफ देखा तो मिस्टर मित्तल ने वो सब उसे बता दिया जो आज दिव्यांश ने किया। सोना के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बोली, मैंने आपको कहा था ना डैड, मेरा दिव्यांश पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बच्चों की तरह बिहेव करता है, लेकिन उसे कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। वो जल्दी ही पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा। ये बोलते हुए उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मिस्टर मित्तल ने उसके करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोले, जरूर। सोना तुरंत उनके सीने से लग गई। मिस्टर मित्तल ने भी उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया। कुछ देर बाद सोना किचन में दिव्यांश के लिए खाना बना रही थी और जल्दी से उसके लिए खाना बनाकर अब वो अपने रूम में आई। उसने सब कुछ टेबल पर रखा और कुछ दिव्यांश के पास आकर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, अपनी आंखें खोलो दिव्यांश, देखो मैं आ गई और साथ में तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना भी लेकर आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली पैनकेक बनाए हैं और मैगी भी। उसकी बात सुनकर दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठा। सोना उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम पैनकेक और मैगी खाओगे ना? तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। दिव्यांश ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं, मुझे ये दोनों चीजें नहीं खानी। सोना हैरानी से बोली, लेकिन क्यों दिव्यांश? ये दोनों चीजें तो सबकी फेवरेट होती है, तो फिर तुम्हें ये सब क्यों नहीं खाना? दिव्यांश को अपनी आंखों के सामने हल्की हल्की झलकें नजर आ रही थी, जहां उसे चेरी का चेहरा नजर आ रहा था। चेरी के साथ बिताया हुआ वक्त, न सिर्फ आज का बल्कि बचपन का भी, जिसमें वो उसके साथ पैनकेक शेयर कर रहा था, मैगी शेयर कर रहा था, और अब भी वो दोनों पैनकेक और मैगी एक साथ बैठकर कई बार खा चुके थे। वो सब याद करते हुए दिव्यांश की आंखें एकदम लाल हो गई। सोना ने एक बार फिर से कहा, बताओ ना दिव्यांश, तुम्हें ये दोनों चीजें क्यों नहीं खानी? दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा तो सोना ने भी उसे मजबूर नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम ये सब मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाकर लेकर आती हूँ, लेकिन अब तुम सोना मत, क्योंकि अगर तुम अब सो जाओगी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी। दिव्यांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। सोना ने वो सारा खाना टेबल से उठाया और वापस किचन में चली गई। अब वो दिव्यांश के लिए सिंपल खाना बना रही थी, पर उसके हाथ बहुत स्पीड से चल रहे थे, क्योंकि दिव्यांश ने सुबह के आलू के पराठे के बाद कुछ नहीं खाया था, तो अब वो जल्द से जल्द दिव्यांश को खाना खिलाकर उसे उसकी दवाइयाँ देना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन
रावी किचन में आए और देखने लगी कि डिनर में क्या बन रहा है। तभी उसने गौर किया कि आज सारा खाना उसकी पसंद का बन रहा है। उसने एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें आज रात के डिनर का मेनू किसने दिया? उस सर्वेंट ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। रावी गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है? वो सर्वेंट डरते हुए बोली, वो अभिमन्यु सर। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही रावी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब बनाने की, हटाओ इसे। ये बोलते हुए उसने किचन में रखा हुआ सारा खाना जो काउंटर पर था वो सारा नीचे की तरफ गिराना शुरू कर दिया। वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, जिस घर में मुझे एक निवाला खाना भी हद से ज़्यादा मुश्किल लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ पर अपना फेवरेट खाना एंजॉय करूँगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर खाना खाती जरूर हूँ लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए, क्योंकि अपने दुश्मनों के एरिया में आकर मैं मर जाऊँ तो ये मेरी और मेरे डैड की हार होगी। इसलिए खाना तो मैं जरूर खाऊंगी, लेकिन खुशी से नहीं, सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से। इसलिए अगर खाना बनाना है तो नॉर्मल बनाना, वरना मेरे लिए तो मत ही बनाना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। सुकन्या जी ने उसका रास्ता रोका और बोली, कब तक नाराज रहोगी रावी? रावी हैरानी से बोली, लेकिन मैं नाराज किससे हूँ? सुकन्या जी उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, अभिमन्यु से। रावी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, मैं उनसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। नाराज अपनों से हुआ जाता है सासू माँ, और वो मेरे अपने नहीं मेरे दुश्मन हैं, और दुश्मनों से कैसी नाराजगी? उनसे तो सिर्फ नफरत होती है। ये बोलते हुए अब उसकी नज़र सामने दरवाजे पर खड़े अभिमन्यु पर गई। रावी ने अब सुकन्या जी का हाथ अपने गाल से हटाया और तुरंत किचन से बाहर आकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। अभिमन्यु बस उसे जाते देखता रह गया। वो रावी को स्पेशल फील करवाना चाहता था, इसलिए वो उसकी पसंद के हिसाब से खाना बनवा रहा था। और सिर्फ खाना ही नहीं, उसने टेरेस पर उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी करवाए थे। लेकिन जिस तरह से रावी गुस्से से ऊपर अपने रूम की तरफ गई थी, उसे लग नहीं रहा था कि वो टेरेस पर आने के लिए मानेगी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। इस वक्त मिश्री मेंशन से बाहर निकली। वो सामने खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। धरा उसे अकेले नहीं जाने देती थी, इसलिए ड्राइवर रोज उसे घर पर ड्रॉप करने जाता था। तभी ध्रुवांश ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर मिश्री की तरफ देखा। वो तुरंत वहां पर आया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ यहाँ से, मिश्री मैडम को मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये बोलते हुए वो अपने एक एक शब्द पर जोर दे रहा था। मिश्री ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वो तुरंत उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ही मुझे घर ड्रॉप करके आएंगे, वरना मैं कैब में चली जाऊंगी। उसकी बात पर ध्रुवांश ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? मिश्री ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आप है ही कौन जिसे मैं एटीट्यूड दिखाऊं? एटीट्यूड भी उस इंसान को दिखाया जाता है जिससे हमारा कोई लेना देना हो। आप तो मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, तो एटीट्यूड कैसा? ये बोलकर वो तुरंत गाड़ी के अंदर बैठी और फिर ड्राइवर का वेट करने लगी। लेकिन ड्राइवर से पहले जब ध्रुवांश उसके साथ आकर बैठ गया तो वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने लगी। लेकिन ध्रुवांश ने एक बार फिर उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया था। वो उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, जब उस अनुभव के साथ गाड़ी में बैठती हो तब तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मेरे साथ गाड़ी में बैठ रही हो तो अब इतने नखरे दिखा रही हो, जबकि मैं पति हूँ तुम्हारा। ध्रुवांश की बात सुनकर मिश्री व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, लोग झूठ बोलते हैं तो इधर उधर देखकर बोलते हैं कि कहीं लोग उनका झूठ पकड़ ना ले, लेकिन आप तो सरेआम झूठ बोलते हैं। आप कब से मेरे पति हुए मिस्टर ध्रुवांश रावत? मैंने जब आपके साथ शादी 1 महीना पहले ही तोड़ दी, तो अब आप मेरे पति कैसे हुए? मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। ध्रुवांश दांत पीसते हुए बोला, तो फिर तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? रावत मेंशन में क्या कर रही हो तुम? मिश्री फीका सा मुस्कुराए और बोली, अपनी जॉब करने। ये अब मेरा ससुराल नहीं है जहाँ पर आप मुझ पर पति का हक जता रहे हैं मिस्टर ध्रुवांश रावत। ये मेरा वर्क प्लेस है जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। धरा मैडम की केयरटेकर हूँ मैं, और इससे ज़्यादा अब मुझे आपको कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देना है। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। ध्रुवांश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे नहीं जाती। ये बोलकर अब उसने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी मेंशन से बाहर की तरफ निकाल दी। ध्रुवांश ने अगले ही पल पार्टीशन ऑन कर दिया। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बेहद नॉर्मल लहजे में बोली, मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ ध्रुवांश, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। ध्रुवांश उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हें कहीं और लेकर जा रहा हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें घर पर ही ड्रॉप करूंगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं और जाना चाहती हो।
मैंने सुना है कल जब तुम रावत मेंशन से निकली थी तो रास्ते में ही तुमने गाड़ी चेंज की थी। रावत मेंशन की गाड़ी से निकलकर तुम अनुभव की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी और फिर उसके साथ रेस्टोरेंट भी गई थी। उसकी बात सुनकर अब मिश्री को समझ आ गया था कि ध्रुवांश उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब अब आप मुझे घर पर ड्रॉप इसलिए करने जा रहे हैं ताकि मैं आज कहीं और ना जाऊं। कुछ ज्यादा ही सोचने नहीं लगे आप मेरे बारे में। पर क्या आप मुझे इतना बताने की मेहरबानी करेंगे कि मेरे बारे में आप इतना सोच क्यों रहे हैं। अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं तो मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती हूँ किसके साथ जाती हूँ क्यों जाती हूँ, ये सब जानने का आपका कोई हक। अभी वो बोल ही रही थी कि ध्रुवांश ने उसे तुरंत अपनी तरफ खींचा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे सामने फालतू की जुबान मत चलाओ। मिश्री भी बिना डरे बोली, मैं कोई जुबान नहीं चला रही हूँ, बस आपको आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। आप जानना चाहते हैं ना मैं कहाँ गई तो मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ कि ये सब जानने का आपका कोई हक नहीं बनता और अगर आपको लगता है कि मुझे घर पर ड्रॉप करके या ऐसी वैसी हरकत करके आप मुझे रोक लेंगे तो आप गलत फहमी में हैं। मेरा जहाँ मन करेगा मैं जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकते। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। ध्रुवांश दांत पीसते हुए बोला, मतलब मेरा शक सही है, तुम उस अनुभव के साथ रंगरलिया मना रही हो और मुझे ज्ञान देती हो। जब मैं लड़कियों के करीब जाता हूँ तब तो तुम मुझे लंबे चौड़े भाषण देती थी, पति पत्नी का रिश्ता और ना जाने क्या क्या। और अब जब तुम दूसरे लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो तो तुम्हें मुझे क्लेरिफिकेशन तक नहीं देना। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा, डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा तो अभी भी मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे कुछ नहीं बताती हो। ये बोलते हुए वो उसकी कलाई को और भी ज्यादा कसकर दबा रहा था। मिश्री ने उसके सीने पर अपना दूसरा हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और फिर एक झटके से अपनी कलाई छुड़ा ली। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप निहायत ही घटिया इंसान है ध्रुवांश। पहले तो आप सिर्फ धोखेबाज थे, दगाबाज थे, लेकिन अब तो आप एकदम वाहियात हो गए हैं। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना तो कोई आपसे सीखे, खुद आप जगह जगह पर जाकर लड़कियों के साथ। ये बोलते हुए वो रुक गई थी लेकिन उसकी सांसें बेहद गहरी थी और उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो आगे क्या बोलना चाहती थी। ध्रुवांश ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। मिश्री ने अब एक गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह से कंट्रोल किया। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, अगर अभी इसी वक्त आपने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं कल से रावत मेंशन नहीं आऊंगी और फिर आप ही स्ट्रॉबेरी को जवाब दीजिएगा कि मैं वहां पर क्यों नहीं आई। ध्रुवांश गुस्से से कांपते हुए बोला, ज्यादा धमकियां मत दो वरना अभी तुम्हारी अकड़ और धमकियां दोनों निकाल दूंगा। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, और आपको आता क्या है? एक धोखा देना और एक दूसरों को डराना धमकाना, उन्हें टॉर्चर करना, कभी फिजिकली तो कभी मेंटली। इन सब चीजों के अलावा सच में आपको कुछ नहीं आता है मिस्टर ध्रुवांश रावत। लेकिन मैं आपका ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि जब तक आपकी बीवी थी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अब वो रिश्ता मैं तोड़ चुकी तो जाए अब आपको जिसके पास जाना है। इस मिश्री को आपकी कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकली क्योंकि ड्राइवर ने धरा का नाम सुनते ही गाड़ी रोक दी थी और अब मिश्री ने तुरंत एक ऑटो रुकवाया और ऑटो में बैठकर वहां से चली गई। ध्रुवांश का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो अनुभव और मिश्री के रिलेशन से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। मिश्री ने ध्रुवांश को छोड़ा उसकी हरकतों की वजह से था, लेकिन ध्रुवांश को ऐसा लगता था जैसे मिश्री ने उसे अनुभव के लिए छोड़ा हो। उसकी और अनुभव की नज़दीकियां उसकी आंखों में बहुत चुभती थी। रावत मेंशन। मिश्री के जाने के बाद अब धरा अपने रूम में अकेली थी। उसने दिन में भी ढंग से खाना नहीं खाया था और अब उसका रात का डिनर करने का भी मन नहीं था। व्योम उसके सामने खड़ा था और उसे बाहर डाइनिंग टेबल पर चलने को बोल रहा था ताकि वो चेरी और धरा तीनों एक साथ मिलकर डिनर कर सके, लेकिन धरा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। व्योम ने सामने की तरफ देखा जहां पर चेरी आकर खड़ी थी। उसने व्योम की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं डैड? व्योम ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया, लेकिन जैसे ही चेरी ने अपना कदम आगे बढ़ाया धरा गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर मेरे कमरे में कोई भी अनजान इंसान आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कमरा मेरे लिए सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एहसास है जिस पर मैं किसी अनजान इंसान की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर उस इंसान की जिसने इस घर की खुशियों को छीन लिया। चेरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रुकी नहीं बल्कि यूं ही आगे की तरफ आई। धरा ने तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप उठाया और जोर से चेरी की तरफ फेंका। चेरी ने अपने कदम पीछे की तरफ भी नहीं किए, वो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर दोबारा आगे बढ़ने लगी। व्योम धरा की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या पागलपन है क्राई बेबी?
अगर चेरी के पैरों पर लग जाता तो। धरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो ये बात आप इस चेरी को क्यों नहीं समझाते जो मुंह उठाकर मेरे पास चली आ रही है? मैंने कहा ना मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, तो ये हमारे रूम में क्यों आ रही है? इसे कहिए कि अभी इसी वक्त ये यहाँ से चली जाए, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। ये बोलते हुए वो गुस्से से चेरी की तरफ देख रही थी। चेरी उसके सामने आकर घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठी और बोली, अगर आपको मुझ पर हाथ उठाना है तो बेशक से उठा लीजिए स्ट्रॉबेरी, पहले भी तो आपने उठाया ही है। अब दोबारा उठाएंगी तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने गलती ही ऐसी की है कि मुझे अब ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और वैसे भी आपने मुझे इतना प्यार किया है। अगर अब थोड़ा डांट भी रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आप बाहर चलिए, खाना खा लीजिए, आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया था। मिश्री बता रही थी कि सुबह भी ढंग से आपने नाश्ता तक नहीं किया, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी स्ट्रॉबेरी। धरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है मेरी ये हालत तो 1 महीने से ही है, तो अब तक कहाँ थी तुम? दिव्यांश को गए 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, तब से खाना खाना तो दूर, मुझे सांस लेना भी मुश्किल लगता है, लेकिन तब तो तुम नहीं आई। अब अचानक से इतनी फिक्र क्यों जता रही हो? क्यों ऐसे दिखावा कर रही हो कि तुम्हें मेरी हालत से बहुत फर्क पड़ता है? जबकि अगर तुम्हें जरा सा भी फर्क पड़ता तो तुम इतना वक्त यहाँ आने में लगाती ही नहीं। तुम कब की यहाँ आ चुकी होती, और अगर तुम यहाँ पर होती तो शायद दिव्यांश यहाँ से जाता ही नहीं। जब तुम्हें पता चल गया था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो तुम्हें तुरंत वापस आ जाना चाहिए था ना, पर तुम नहीं आई। अगर तुम्हें सिर्फ बच्चे की फिक्र होती तो तुम कब की वापस आ गई होती, क्योंकि बच्चा तो था ही नहीं। तुम्हें आकर दिव्यांश को समझना चाहिए था, संभालना चाहिए था। बेशक से वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम्हें तो आना चाहिए था ना। तुम आई ही नहीं। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना दिव्यांश का क्या हाल हो रहा होगा? चेरी रोते हुए बोली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी स्ट्रॉबेरी, मैं आना चाहती थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आऊं। हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कैसे दिव्यांश का सामना करूंगी। मुझे क्या पता था कि दिव्यांश है ही नहीं, पर अब मैं वापस आ गई हूं ना, तो देखना दिव्यांश जहां पर भी होंगे वो मुझे देखकर जरूर वापस आएंगे। आप तो जानती है ना वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो वो भला मेरे बिना कैसे रह पाएंगे? उसकी बात सुनकर धरा हंसी और बोली, यही तो बात है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और इसी बात का तुमने फायदा उठाया। काश उसने कभी तुमसे इतना प्यार किया ही नहीं होता। काश कभी तुम्हें इतना चाहा ही नहीं होता, तो आज वो इतनी ज्यादा तकलीफ में भी नहीं होता, और मुझे तो ये तक नहीं पता कि आखिर मेरा बेटा है कहाँ पर, वो सही सलामत है भी या। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चेरी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए स्ट्रॉबेरी, देखना दिव्यांश पूरी तरह से ठीक होंगे और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। धरा ने तुरंत उसका हाथ अपने होठों से हटाया और बोली, जब दिव्यांश आएगा तब बात करेंगे, फिलहाल तो दिव्यांश यहाँ पर है नहीं ना, तो तुम भी यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया था ना। तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ दिव्यांश से था, तो चलो अब जाओ यहाँ से, जब दिव्यांश आएगा तब बात करना। आप कहिए इससे मिस्टर रावत कि ये अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए, वरना मैं सच बता रही हूँ, अब मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी। मैं इसे यहाँ पर नहीं बर्दाश्त कर सकती, इससे कहिए ये अभी इसी वक्त यहाँ से जाए। ये बोलते हुए वो जोरों से चिल्लाने लगी थी, तो चेरी तुरंत अपनी जगह से उठी। वो हैरानी से धरा की तरफ देख रही थी, जो अब और भी ज्यादा चिल्ला रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस चिल्लाए जा रही थी, और उसे यूं देखकर चेरी की आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। धरा चिल्लाते हुए बोली, जब तुम्हें यहाँ पर वापस आना चाहिए था तब तुम यहाँ नहीं आई, तो अब क्यों? अभी चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरी नजरों से दूर, मुझे नहीं देखना तुम्हारा चेहरा। आई हेट यू चेरी, आई हेट यू। ये बोलते हुए वो लगातार चिल्लाई जा रही थी, और उसका ये हाल देखकर व्योम ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। उसे लगा था कि शायद चेरी के आने से धरा की हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो धरा की हालत अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो सच में खुद पर कंट्रोल खोने लगी थी। चेरी अब जल्दी से वहां से बाहर की तरफ भाग गई। वही चेरी के जाने के बाद भी धरा कुछ पल तो चिल्लाती रही, और फिर व्योम ने आकर जब उसे कंधों से पकड़ा तो उसने चिल्लाना बंद किया। अब उसने अपना चेहरा व्योम के सीने पर झुका दिया और रोते हुए बोली, कहाँ है मेरा दिव्यांश मिस्टर रावत? आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आपने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, तो अब मुझे क्यों आप मेरा दिव्यांश वापस नहीं ला कर दे रहे? प्लीज उसे मेरे पास वापस ले आइए ना, अब मैं उसके बिना और नहीं की सकती। पहले उसे खुद से दूर रखकर उसे ना समझ कर मैंने बहुत गलतियां की है,
अब मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है मिस्टर रावत, मुझे मेरा दिव्यांश वापस ला दीजिए ना। मुझे उसे बहुत सारा प्यार देना है, उसे बताना है कि हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये बोलते हुए वो लगातार रोए जा रही थी। व्योम उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन इस वक्त वो खुद बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। पिछले 1 महीने से वो दिव्यांश को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो खाई जिसमें दिव्यांश की गाड़ी गिरी थी, वहां पर भी पूरा 1 हफ्ता सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन वहां पर दिव्यांश किसी को मिला ही नहीं। दूर दूर तक व्योम ने पता लगवाने की कोशिश कर ली थी कि शायद दिव्यांश खुद से कहीं गया हो, वो उस एक्सीडेंट से किसी तरह बचकर खुद सबसे दूर जाने का सोच रहा हो। लेकिन व्योम को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जबकि व्योम ने दिव्यांश के बारे में कुछ भी बताने वाले को 1-1 करोड़ तक का इनाम देने की अनाउंसमेंट भी करवाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ नासिक में सोना अपने हाथों से दिव्यांश को खाना खिला रही थी। पहले दिव्यांश ने मैगी और पैनकेक खाने से मना कर दिया था, लेकिन अब सोना ने दिव्यांश के लिए मटर पनीर की सब्जी, सूखी भिंडी, रोटी और चावल बनाए थे, जो दिव्यांश शौक से खा रहा था, और सोना उसके साथ साथ उसकी रेड को भी खिला रही थी। वो निवाला बनाकर पहले उसकी डॉल के पास लेकर आती, उसके होठों से लगाती और फिर दिव्यांश को खिला देती। दिव्यांश इस बात पर खुश हो रहा था। उसे अच्छे से खाना खिलाने के बाद सोना ने अब दिव्यांश को दवाइयाँ दी और फिर उसे लेकर बाहर गार्डन में आ गई, ताकि उसे कुछ देर वॉक करवा सके और फिर वॉक करते हुए ही उससे उसके बारे में कुछ पूछ सके, कुछ ऐसा जिससे सोना को पता चले कि आखिर दिव्यांश है कहाँ से। पहले तो उसने उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था, ये बोलकर कि उसकी फैमिली उसे प्यार नहीं करती, लेकिन अगर वो लोग प्यार नहीं करते इसका मतलब तो ये था ना कि उसकी फैमिली है, बस वो लोग दिव्यांश को प्यार नहीं करते। और अब सोना को जानना था कि आखिर ऐसा क्यों। वो दिव्यांश के साथ बाहर गार्डन एरिया में टहल रही थी। वो जानती थी कि दिव्यांश उसे सीधे सीधे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो बातों को घुमाते हुए बोली, वैसे मैं सोच रही हूँ कि जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे दिव्यांश, तब तो तुम्हारी शादी होगी ना। तुम्हें पता है शादी क्या होती है? दिव्यांश हंसा, लेकिन उसकी हंसी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। उस हंसी में सोना को एक अजीब सी तकलीफ महसूस हो रही थी। वो हंसते हुए ही बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है शादी क्या होती है, लेकिन मुझे दोबारा शादी नहीं करनी। शादी क्या, मुझे अब किसी से प्यार भी नहीं करना, क्योंकि प्यार करने का कोई फायदा नहीं। सामने वाला जब तुम्हें प्यार नहीं करता तो तुम्हारा दिल बुरी तरह से टूटता है। इंसान अकेला रह सकता है, लेकिन जब उसका दिल टूटता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं होता बल्कि पल पल मरता है। इसलिए किसी से प्यार करो ही मत। अकेले अपनी जिंदगी जियो, शायद तुम खुश रह सको, लेकिन प्यार के बाद तो तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों के सामने गिर जाओगे और दूसरा अपनी खुशियों को तवज्जो देगा, फिर बेशक से तुम उस इंसान के लिए खुद को खत्म ही क्यों ना कर दो। उसकी बात सुनते हुए सोना को तकलीफ सी महसूस हो रही थी। इतना तो अब वो समझ चुकी थी कि दिव्यांश की शादी हुई है, मतलब उसकी शादी उसकी रेड से ही हुई थी, और फिर वो उसे छोड़कर चली गई। शायद उसके छोड़ने के बाद ही दिव्यांश की बाकी फैमिली ने उसे मुंह मोड़ लिया। ओह गॉड, ये बोलते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको अपने सिर में दर्द हो रहा है? सोना ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, एक्चुअली मेरे ना दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन मुझे उनका आंसर नहीं पता, तो मेरा आंसर को सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है। खैर ये सब छोड़ो, हम अंदर चलते हैं। अब मैं तुम्हें सुला देती हूँ ताकि कल सुबह तुम जल्दी उठ पाओ। सुबह जल्दी उठोगे तभी तो तुम अपनी एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे, और एक्सरसाइज करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिव्यांश। अगर तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना है तो तुम्हें अपना ख्याल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोला, सो तो मैं टाइम से जाऊंगा और उठ भी जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि मुझे ठीक नहीं होना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये बोलकर वो अंदर जा चुका था और सोना उसकी तरफ देखती रह गई। वो अब नमी भरी आंखों से बोली, तुम ठीक नहीं होना चाहते दिव्यांश, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक देखना चाहती हूँ। बहुत कम लोगों के पास मौका होता है ठीक होने का, वरना कई तो बस अपनी बीमारियों से जूझते रह जाते हैं। वक्त होता है उनके पास, लेकिन वो वक्त रेत की तरह हाथों से निकलता जाता है और वो लोग बस यही सोचते रह जाते हैं कि काश उनके पास एक मौका हो ठीक होने का। ये बोलते हुए अब उसकी आंखों से आंसू बाहर की तरफ बह गए थे। कुछ देर बाद वो भी अंदर की तरफ आए। अंदर जाकर उसकी नज़र दिव्यांश पर गई, जो बिस्तर पर एक जगह सिमटकर सोया हुआ था। सोना ने सामने सोफे की तरफ देखा। कल रात सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इसलिए आज वो दिव्यांश की बगल में लेटी, लेकिन उसने बीच में काफ़ी सारे तकिए लगा लिए थे। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठकर दिव्यांश के चेहरे पर झुकी और उसके माथे को चूमकर बोली, मुझे नहीं पता जब तुम पूरी तरह से ठीक थे तो तुम कैसे थे दिव्यांश।
लेकिन अब तुम सच में बहुत मासूम हो और मुझे तुम्हारी इस मासूमियत से प्यार है। एक बच्चा है तुम्हारे अंदर जो बस प्यार चाहता है। काश मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार दे पाती लेकिन मेरे पास। ये बोलते हुए वो एकदम से रुक गई और उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें अब दिव्यांश के चेहरे पर गिर गई। सोना ने उन आंसुओं को जल्दी से साफ किया और फिर तकिए पर अपना सिर रखकर आराम से लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी। सुबह का वक्त तकरीबन 7 बजे। सोना किचन में चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अभी कुछ ही देर में दिव्यांश उठने वाला था। उसे दिव्यांश को लेकर बाहर गार्डन में एक्सरसाइज करवाने जाना था तो वो उससे पहले ही चाय नाश्ते से फ्री होना चाहती थी। तभी बाहर की तरफ से एक आवाज आई। एक कबाड़ी वाला कुछ दिनों बाद फालतू अखबार और इधर उधर का सामान लेने आता रहता था तो सोना जल्दी से गैस बंद करके बाहर की तरफ आई। सामने ही अखबारों का ढेर रखा था। उसने उन्हें उठाया और तुरंत बाहर की तरफ आ गई। वो कबाड़ी वाला उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कैसी हो सोना दीदी? सोना मुस्कुराए और बोली, ठीक हूँ। ये लो, ये सब ले जाओ। ये बोलते हुए उसने वो अखबार नीचे की तरफ रख दिया और जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगी लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए और उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां वो कबाड़ी वाला सारे अखबार लेकर जाने वाला था। लेकिन सोना ने जल्दी से उसे रोका और बोली, 1 मिनट रुको। उसके रोकने पर वो कबाड़ी वाला एकदम से रुक गया। सोना ने तुरंत ऊपर रखे हुए अखबार को उठाया और फिर उसे अपने हाथों में लेकर उसका फ्रंट पेज पढ़ने लगी, जिस पर दिव्यांश की फोटो थी और ऊपर नाम लिखा हुआ था, दिव्यांश रावत। एक पल के लिए सोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्यांश का नाम नॉर्मली नहीं लिखा हुआ था, उसके नाम के आगे बिजनेस टाइकून लिखा हुआ था और साथ ही साथ लिखा हुआ था कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को 1 करोड़ रुपए जो उसके डैड मिस्टर व्योम रावत देंगे। साफ लिखा हुआ था कि दिव्यांश मुंबई का टॉप बिजनेसमैन दिव्यांश रावत है और 1 महीने से वो मिसिंग है। उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली है। वो सब देखते हुए सोना को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी हार्टबीट हद से ज़्यादा फास्ट हो रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी एकदम सुन्न हो चुकी थी। वो कबाड़ी वाला सोना की तरफ देखते हुए बोला, आपको अगर वो अखबार चाहिए तो क्या मैं ये बाकी के अखबार ले जाऊं दीदी? सोना ने उसकी तरफ देखा और यूं ही अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। इस वक्त वो अपनी सेंस में नहीं थी। वो कबाड़ी वाला तुरंत वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मित्तल अपने बेड पर बैठे थे और उनके सामने एलईडी स्क्रीन चल रहा था जहां पर वो इधर उधर के चैनल बदल रहे थे। तभी अचानक से एक चैनल पर उनका हाथ रुक गया और वो हैरानी से सामने की तरफ देखने लगे जहां पर दिव्यांश से रिलेटेड ही न्यूज़ चल रही थी। वो सब कुछ जो उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था अब उस टीवी चैनल पर भी लिखा हुआ आ रहा था। मिस्टर मित्तल शॉक्ड रह गए। अब उन्हें याद आया कि उन्होंने दिव्यांश का नाम और उसकी पिक्चर कहाँ पर देखी थी। वो न्यूज़पेपर जो वो परसों रात को पढ़ रहे थे। अगले ही पल उन्होंने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोले, मतलब इसीलिए दिव्यांश को बिजनेस की इतनी सारी नॉलेज थी। मुझे ये सब सोना को बताना होगा। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठने लगे लेकिन फिर अचानक ही रुक गए। उनकी आंखों के सामने सोना का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, उसकी आंखों में दिव्यांश के लिए झलकता हुआ प्यार। अगर दिव्यांश अपनी दुनिया में वापस लौट गया तो सोना अधूरी रह जाएगी, ये सोचकर अब उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। अब वो खुद से बोले, मुझे सोना को ये सब पता लगने से रोकना होगा। अगर उसे पता चला कि दिव्यांश मुंबई से है तो वो उसे लेकर मुंबई चली जाएगी। वहाँ दिव्यांश तो खुशी खुशी अपनी दुनिया में चला जाएगा लेकिन सोना, उसका क्या? मुश्किल से तो उसे कोई खुशी मिली है, मैं उसकी खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए आपको जल्दी से बाहर की तरफ आए ताकि उन्होंने जिस न्यूज़पेपर पर दिव्यांश का चेहरा और उसका नाम देखा था वो उस न्यूज़पेपर को पूरी तरह से डैमेज कर सके। लेकिन बाहर टेबल पर उन्हें वो न्यूज़पेपर दिखाई ही नहीं दिया। अब वो जल्दी से पूरे हॉल में उस न्यूज़पेपर को ढूंढ रहे थे और तभी सोना बाहर से अंदर की तरफ आए। मिस्टर मित्तल जिन्होंने सोना के चेहरे की तरफ नहीं देखा वो यूं ही उस न्यूज़पेपर को ढूंढते हुए बोले, यहाँ पर परसों का न्यूज़पेपर पड़ा था सोना, तुमने उसे देखा क्या? सोना उनका सवाल सुनकर बोली, आपको वो न्यूज़पेपर क्यों चाहिए डैड? मिस्टर मित्तल उसके सवाल पर हैरान हुए और फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए बोले, वो एक्चुअली उसमें मुझे एक ऐड दिखाई दी थी तो मुझे उस ऐड के बारे में थोड़ी डिटेल चाहिए थी, बस इसीलिए, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी मिल रहा तो इट्स ओके। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी सोना अचानक से बोली, दिव्यांश का पूरा नाम दिव्यांश रावत है डैड, वो मुंबई का बिजनेस टाइकून दिव्यांश रावत है जिसे उसकी फैमिली ढूंढ रही है। वो कोई पागल नहीं है डैड। 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके दिमाग में चोट लगी और उसकी ये हालत हुई। उसकी बातें सुनते हुए मिस्टर मित्तल शॉक रह गए थे। वो तुरंत बोले,
लेकिन हमें उसे मुंबई लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सोना। तुम खुद ही तो कह रही थी कि दिव्यांश के घर वाले उसे प्यार नहीं करते, तो हम लोग उसे लेकर वहाँ नहीं जाएंगे। जो लोग उसे प्यार नहीं करते उनके पास दिव्यांश जाकर क्या ही करेगा। सोना उनकी बात पर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। मिस्टर मित्तल की बातें सुनकर सोना हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। आज उसे पता चला था कि दिव्यांश कहाँ से है। वो कोई पागल नहीं है, वो एक टॉप बिजनेसमैन है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो उस पागलखाने में पहुंचा। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी मिस्टर मित्तल कह रहे थे कि वो दिव्यांश को मुंबई लेकर नहीं जाएंगे। दिव्यांश जहाँ है वो वहीं पर सही है। सोना हैरानी से बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं डैड? हम दिव्यांश को जबरदस्ती अपने पास कैसे रख सकते हैं? मिस्टर मित्तल तुरंत बोले, तुम इसे जबरदस्ती कह रही हो? ये जबरदस्ती कहाँ से हुई सोना? तुम उसका इतना अच्छा ख्याल रख रही हो, उसकी हर एक चीज़ तुम अच्छे से हैंडल कर रही हो। वो तुमसे कोई डिमांड करता है तो तुम सब कुछ छोड़कर उस डिमांड को पूरा करने में लग जाती हो। अगर उसके घर वाले उसे प्यार करते होते, उसका ख्याल रखते या फिर उन्हें दिव्यांश की कोई वैल्यू होती तो आज दिव्यांश ऐसी हालत में पहुंचता ही नहीं। बेशक से तुम मुझे कुछ नहीं बताती, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। दिव्यांश अपने घर वालों को पसंद नहीं करता, वो अपने घर वालों के पास नहीं जाना चाहता। सोना जल्दी से बोली, आप ये कैसे कह सकते हैं डैड? दिव्यांश अभी नॉर्मल नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में वो ये चीज़ डिसाइड कर ही नहीं सकता कि उसे अपने घर जाना है या नहीं। अगर वो यहाँ पर है और उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे उसके घर लेकर जाए। मिस्टर मित्तल अब गुस्से से बोले, मैंने एक बार कह दिया ना, दिव्यांश यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, इट मीन्स वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये बोलकर वो अपने रूम में जाने लगे। सोना व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, मैं जानती हूँ डैड, आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। क्यों आप चाहते हैं कि दिव्यांश यहाँ से कहीं नहीं जाए? क्योंकि मैं दिव्यांश से प्यार करने लगी हूँ और आपको लगता है कि मेरी खुशियाँ उससे है। लेकिन ये बताइए, ये खुशियाँ कितने वक्त के लिए है? 1 महीना, 1.5 महीना या फिर मुश्किल से 2 महीने, और कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद अगले ही पल मैं इस दुनिया से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिस्टर मित्तल उसकी तरफ घूमे और बोले, बकवास बंद करो सोना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये बोलते हुए उनका दिल कांप उठा था, उनकी आंखों में नमी तैर गई थी। सोना अब उनकी तरफ बढ़ी और उनके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, मेरी खुद की सांसों की कोई गारंटी नहीं है डैड, तो मैं दिव्यांश को पूरी जिंदगी के लिए यूं अकेला तड़पते हुए कैसे छोड़ जाऊं? कुछ लव स्टोरी अधूरी रहने के लिए ही शुरू होती है और मुझे लगता है मेरी और दिव्यांश की स्टोरी कुछ ऐसी ही है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं दिव्यांश का अधूरापन तो दूर कर सकती हूँ ना। मैं उसे उसकी खुशियाँ वापस दे सकती हूँ। वो अपनी रैड से नाराज है, उसे लगता है कि उसकी रैड उसे प्यार नहीं करती, लेकिन क्या पता वो भी दिव्यांश के प्यार के लिए तड़प रही हो। क्या पता उसे भी दिव्यांश का इंतजार हो कि किसी पल दिव्यांश उसके पास आए और उसे अपनी बाहों में समेट ले। जैसे दिव्यांश एक पल के लिए भी अपनी रैड को अपने से दूर नहीं करता, क्या पता उसकी रैड की आंखें भी दिव्यांश के इंतजार में किस कदर तरस रही होगी। उसकी बातों पर मिस्टर मित्तल रोने लगे थे। उन्होंने सोना के गाल पर अपना हाथ रखा और बोले, लेकिन जितने दिन तुम हो, कम से कम इतने दिन तो दिव्यांश के साथ। सोना ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं डैड, अपनी खुशियों के लिए मैं किसी और की खुशियों को उससे छीन नहीं सकती, किसी और की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे दिव्यांश को उसकी रैड के पास लेकर जाना है। अगर वो सच में दिव्यांशी से प्यार करती होगी तो मैं उन दोनों का हाथ खुद से एक दूसरे के हाथ में रखूंगी, लेकिन अगर वो दिव्यांश से प्यार नहीं करती होगी तो मैं उसे दिव्यांश के करीब भी नहीं आने दूंगी। भले ही मैं खुद पूरी जिंदगी दिव्यांश के साथ नहीं बिता सकती, लेकिन दिव्यांश को ऐसे हाथों में सौंप कर नहीं जाऊंगी जो उसकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दे। फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मैं जानती हूँ आप मेरा पूरी तरह से साथ देंगे ना डैड। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे और मिस्टर मित्तल ने उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया। सोना उनके सीने से लगी और रोते हुए बोली, काश मेरे पास मेरी पूरी जिंदगी होती डैड, मैं दिव्यांश को पूरी जिंदगी हल्की सी भी तकलीफ नहीं होने देती, पर जब मैं खुद तकलीफ में हूँ तो उसका सुकून कैसे बनूं? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और मिस्टर मित्तल ने उसे और भी ज्यादा कसकर अपनी बाहों में समेट लिया था। कुछ वक्त बाद दिव्यांश की आंखें खुली। उसकी नज़र सोना पर गई जो उसकी बगल में ही बैठी थी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। दिव्यांश अब अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, सुबह हो गई क्या? सोना मुस्कुराए और बोली, हाँ सुबह हो गई, और ये सुबह बाकी दिनों से बहुत अलग है दिव्यांश। दिव्यांश हैरानी से बोला, क्यों? आज ऐसा क्या खास है?
क्या आज मेरी रेड मुझे कोई सरप्राइज देने वाली है? बताओ ना रेड, क्या तुम मुझे कोई सरप्राइज दोगी? ये बोलकर अब उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई डॉल को हल्का सा ऊपर उठाया और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। सोना ने दिव्यांश का दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, तुम्हारी रेड का तो पता नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाली हूँ, जिसके लिए फिलहाल तुम्हें बिस्तर से उठना पड़ेगा, शॉवर लेना पड़ेगा और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने साथ वहां लेकर चलूंगी जहां तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। दिव्यांश खुश होते हुए बोला, सच में? आप मुझे सरप्राइज देने वाली हो? फिर तो मैं जल्दी से शॉवर ले लेता हूँ। और हाँ, आप मेरे लिए आज भी आलू के पराठे बनाना, मुझे कल वाले आलू के पराठे बड़े पसंद आए थे। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और अपनी डॉल को लेकर ही वॉशरूम के अंदर चला गया। सोना उसे जाते हुए देख रही थी। वो भी अब अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने डैड पर गई, जो अभी अभी दरवाजे पर आकर खड़े हुए थे। वो सोना की तरफ देखते हुए बोले, एक बार फिर से सोच लो सोना, अभी तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है, सिर्फ इतने दिनों के लिए। उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सोना उनके पास आए और उनका हाथ थाम कर बोली, मैं अपने दिल पर कोई बोझ लेकर इस दुनिया से नहीं जाना चाहती डैड, खुशी खुशी जाना चाहती हूँ और मेरी खुशियाँ दिव्यांश की खुशियों से है। अब आप भी जल्दी से शॉवर ले लीजिए। आपको अपने साथ तो नहीं लेकर जा रही, लेकिन आपको खाना तो खिला कर जाऊंगी ना। 1-2 दिन में मैं भी वापस लौट आऊंगी। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। उसकी आवाज़ जिस तरह से कांप रही थी, उसके दिल की तकलीफ मिस्टर मित्तल बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। वो अब उसके पीछे पीछे किचन में आए और बोले, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर जाने वाली, क्योंकि आप मेरी कमजोरी है डैड, और आपसे बड़ी कमजोरी शायद दिव्यांश। जब आप दोनों मेरे साथ होंगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैं खुद को संभालना चाहती हूँ। दिव्यांश को उसकी रेड के पास छोड़कर मैं खुद को अकेले संभालना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज जिद मत कीजिएगा, दिव्यांश के साथ सिर्फ मैं ही जाऊंगी। ये बोलकर अब वो अपने काम में लग गई और मिस्टर मित्तल कुछ बोल ही नहीं पाए। कुछ देर बाद दिव्यांश, सोना और मिस्टर मित्तल तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सोना अपने हाथों से दिव्यांश को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। उन दोनों को देखते हुए मिस्टर मित्तल मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपना फ़ोन निकालकर उन दोनों की पिक्चर अपने फ़ोन में क्लिक कर ली। सोना ने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश सोना की तरफ देखते हुए बोला, अब तो मुझे मेरा सरप्राइज मिलेगा ना? सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, जरूर, पर पहले ये जूस भी फिनिश करो। ये बोलते हुए उसने दिव्यांश को जूस दिया और साथ में उसकी दवाएं भी। सोना ने अब मिस्टर मित्तल की तरफ देखते हुए पूछा, आपने मेरे और दिव्यांश के जाने के अरेंजमेंट तो करवा दिए हैं ना डैड? मिस्टर मित्तल ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। मुंबई, खुराना मेंशन। रावी आराम से बेड पर सोई हुई थी, तभी उसकी कमर पर उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। अगले ही पल उसने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोली और सामने की तरफ देखने लगी, जहां उसके चेहरे पर अभिमन्यु झुका हुआ था, जिसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। रावी ने तुरंत उसका हाथ खुद पर से हटाया और बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की? अभिमन्यु ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, एक बीवी के रूम में जाने के लिए पति को हिम्मत की नहीं, मूड की जरूरत होती है, और तुम्हारे लिए मेरा मूड कभी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रावी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, आपसे और बातों की उम्मीद ही क्या की जाए, बस इसी तरह की बातें कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे आपकी बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी इसी वक्त मेरे रूम से निकलिए आप, वरना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अभिमन्यु बोला, वरना तुम यहाँ से चली जाओगी। मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा तो तुम मेरा हाथ तोड़ दोगी। मैं कॉलेज में तुम्हारे आसपास आऊंगा तो तुम कॉलेज से हट जाओगी, और मैं अगर तुम्हें और ज़्यादा परेशान करूंगा तो तुम ये शहर छोड़कर ही चली जाओगी। ये सारी धमकियां मैं पिछले 1 महीने से सुन रहा हूं, और 1 महीने से मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल भी किया है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। रावी हंसने लगी और बोली, अच्छा, 1 महीने से आप कंट्रोल कर रहे हैं मिस्टर खुराना? कंट्रोल तो मैं कर रही हूँ जो आपके साथ इस घर में रह रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आपने मुझे चैलेंज दिया है। अदरवाइज मैं कब की यहाँ से चली गई होती, और किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे रोक पाए। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो अपनी मर्जी से, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी। अभिमन्यु भी तुरंत बोला, ओके फाइन, चली जाओ।
रावी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अभी तक उसने अभिमन्यु को बहुत बार धमकी दी थी कि वो खुराना मेंशन छोड़कर रावत मेंशन चली जाएगी, लेकिन उसकी धमकी सुनकर अभिमन्यु उसे परेशान करना बंद कर देता था, क्योंकि अभिमन्यु नहीं चाहता था कि रावी खुराना मेंशन छोड़कर जाए। लेकिन आज उसने सामने से बोल दिया कि वो रावत मेंशन जा सकती है। अभिमन्यु अब एक बार फिर से बोला, लेकिन जैसे हमारी शादी वाले दिन तुम मेरे खुराना मेंशन पहुंचने से पहले खुद यहाँ पहुंच गई थी, इस बार मैं तुम्हारे रावत मेंशन पहुंचने से पहले ही खुद वहां पहुंच जाऊंगा और फिर अपने ससुराल में ही रहूंगा। और वैसे भी तुम तो जानती हो मुझे कितना टॉक्सिक हूं मैं, और अपने डैड को भी तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। सोच लो, अगर दो टॉक्सिक इंसान एक ही छत के नीचे रहेंगे तो क्या होगा। पागल हो जाओगी तुम, क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी तुमसे हैंडल नहीं होगी मिस वाइन। इसलिए मुझे ये धमकी देना बंद करो और चलो एक अच्छी बीवी बनकर चुपचाप मुझे प्यार करो। ये बोलते हुए अब उसने उसकी कमर को और भी ज्यादा कसकर दबाया और फिर उसे घुमाते हुए अपने ऊपर लिटा लिया। रावी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। शादी वाले दिन अभिमन्यु ने उसके साथ जबरदस्ती जरूर करी थी, लेकिन उसके बाद से उन दोनों के बीच कभी कोई इंटीमेसी नहीं हुई थी और ना ही रावी अभिमन्यु को अपने करीब आने देती थी। उसकी धमकियों ने अभिमन्यु को उससे दूर रखा हुआ था, लेकिन आज अभिमन्यु की आंखों में उसे बिल्कुल डर नजर नहीं आ रहा था। वो रावी की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो मुझे? चलो एक अच्छी बीवी की तरह मुझे स्मूच करो। कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें टेस्ट तक नहीं किया। नाउ आई वॉन्ट टू टेस्ट यू बैडली। रावी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे। ये बोलते हुए वो अपनी कमर पर रखे हुए अभिमन्यु के हाथों को खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगी थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वैसे तुम्हारा मानना बनता भी नहीं, क्योंकि बीवियों का तो काम होता है हम पतियों को तड़पाना। ये तो हमें खुद अपनी तड़प शांत करनी पड़ती है। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से घूमा और इस बार उसने रावी को नीचे लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। अगले ही पल उसने रावी के हाथों को कसकर अपने हाथों में पकड़ते हुए ऊपर बिस्तर पर लगाया और फिर उसके चेहरे पर झुकने लगा। रावी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया, लेकिन अभिमन्यु ने भी आज उसे नहीं छोड़ा। उसने रावी के गाल पर अपना हाथ रखा और उसे वापस अपनी तरफ घुमाते हुए अगले ही पल उसके होंठों को पूरी तरह से अपने होंठों के कब्जे में ले लिया और फिर उसे पैशनेटली किस करने लगा। रावी गुस्से से उसे घूर रही थी। अभिमन्यु की आंखें भी खुली थी और अब उसने हल्का सा रावी के होठों पर बाइट किया तो रावी दर्द से चिल्लाए, लेकिन वो चीख भी उसके होठों में दबकर रह गई थी। और अब अभिमन्यु ने उसकी आंखों पर अपनी उंगलियां सहलाई और रावी की आंखें बंद हो गई। अभिमन्यु चाहता था कि वो उस किस में पूरी तरह से खो जाए, तभी तो वो उन लम्हों को याद करेगी जहां बेशक से अभिमन्यु के इरादे गलत थे, लेकिन रावी की फीलिंग्स तो पूरी तरह से प्योर थी और कहीं ना कहीं अभिमन्यु भी उससे अटैच्ड हो गया था। इसलिए जब उसने रावी के साथ गलत किया तो उसे जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया था और तब से वो रावी से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन रावी उसे माफ़ कर ही नहीं रही थी। उसके होठों को अपने होठों पर चलते हुए महसूस कर रावी सच में उस पल में खो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके हाथ अब अभिमन्यु के कंधों पर कसने लगे थे। वो हल्का हल्का उसे रिस्पांस देने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसे अभिमन्यु की हरकत याद आए अगले ही पल उसने उसे जोर से धक्का दिया। उसे रिस्पांस देते हुए देख अभिमन्यु को लगा कि अभी उनकी किस काफी लंबी चलेगी, लेकिन अचानक ही रावी के धक्का देने पर वो लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हो गया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। रावी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आप बार बार मुझे कहते हैं कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। आप मेरे साथ इस शादी को अच्छे से निभाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है मिस्टर खुराना कि कल भी आप मेरे साथ सिर्फ जबरदस्ती करते थे और आज भी आप मेरे साथ सिर्फ जबरदस्ती ही करना जानते हैं। इसलिए कल भी मुझे आपसे नफरत थी और आज भी मुझे आपसे सिर्फ नफरत ही है। ये बोलकर अब वो तुरंत बिस्तर से उठी और अगले ही पल वहां से सीधा वॉशरूम में चली गई। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे अंदर व्योम रावत का खून है, ये बात तुम हर रोज प्रूफ करती हो। पता नहीं मेरी बीवी बनकर तुम मुझसे प्यार करती हो ये कब जताओगी, पर आएगा वो दिन भी, बहुत जल्दी आएगा जब तुम वापस से मेरी वो मिस वाइन बनोगी जो बहुत क्यूट और शरारती थी, ना कि ये खड़ूस व्योम रावत की खड़ूस बेटी रावी रावत। ये बोलकर अब वो बिस्तर पर अच्छे से लेट गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई और वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की उसका चेहरा एक बार फिर से उतर गया, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम सच में व्योम रावत की ही बेटी हो? खड़ूस कहीं की। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन मिश्री घर के अंदर आए। उसने हॉल में अपनी नजरें घुमाई। ज्यादातर उसे धरा हॉल में बैठी ही मिलती थी, लेकिन आज वो वहां पर नहीं थी। उसने एक सर्वेंट से धरा के बारे में पूछा तो उस सर्वेंट ने बताया कि धरा आज अपने रूम से बाहर निकली ही नहीं।
मिश्री ने जल्दी से पूछा, क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट किया? और ब्रेकफास्ट के बाद अपनी दवाई ली? वो सर्वेंट जल्दी से बोली, जब वो रूम से बाहर ही नहीं आए तो क्या ही उन्होंने ब्रेकफास्ट किया होगा और क्या ही उन्होंने दवाई ली होगी। शायद वो चेरी मैडम की वजह से बाहर नहीं आना चाहती, लेकिन उनका दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप एक काम कीजिए ना, आप उन्हें बाहर लेकर आइए, तब तक मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। मिश्री ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत धरा के रूम की तरफ चली गई। उसने हल्का सा दरवाजा नॉक किया तो अंदर बैठी धरा ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम बार बार मुंह उठा कर क्यों मेरे पास आ रही हो? मिश्री धीमी सी आवाज में बोली, मैं हूँ स्ट्रॉबेरी। उसकी आवाज सुनकर धरा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा दरवाजे पर शायद चेरी है, इसीलिए वो इस तरह से चिल्लाई। धरा को रिलैक्स देख अब मिश्री अंदर की तरफ आए और आकर धरा के सामने बैठ गई। वो शिकायत भरी नज़रों से धरा की तरफ देख रही थी और उसकी नज़रों को महसूस कर धरा जल्दी से बोली, अब तुम प्लीज़ मुझे कोई लेक्चर मत देना, पहले ही मिस्टर रावत मुझे काफ़ी लंबा लेक्चर देकर जा चुके हैं और अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। मिश्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े ही प्यार से बोली, मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगी स्ट्रॉबेरी, इतनी तो मेरी हैसियत ही नहीं कि मैं आपको कोई लेक्चर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मिश्री मुस्कुराए और बोली, आपको पता है आप गुस्से में मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं लगती, लेकिन जब ऐसे प्यार वाला गुस्सा करती है तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, फिर तो मेरा मन करता है कि मैं आपके गाल खींच लूँ। ये बोलते हुए उसने सच में धरा का गाल खींच लिया। धरा ने उसके गाल पर अपना हाथ रख लिया। पिछले 1 महीने से मिश्री की वजह से ही उसका थोड़ा बहुत दिल लग जाता था, वरना उसको पूरा रावत मेंशन खाने को दौड़ता था। दिव्यांश की याद उसे इतनी ज़्यादा आती थी कि रो रो कर वो अपनी हालत खराब कर लेती थी। मिश्री अब एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोली, आपको पता है 1 बजने को आ चुका है और अभी तक आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बाकी के लोगों ने तो अब तक लंच भी कर लिया होगा और एक ब्यूटी स्लीप लेने के लिए अपने बेड पर भी चले गए होंगे और एक आप है जिसे अपनी खूबसूरती का कोई ख्याल नहीं, देखिए कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं आपको। ये बोलते हुए वो क्यूट और मासूम सा चेहरा बना रही थी। धरा की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत बोली, क्या ही फर्क पड़ता है अब अगर जान भी चली जाए तो? वैसे भी अब तो जीने का मन नहीं करता, अपने चेहरे की तरफ तो क्या ही ध्यान दूं। मिश्री गुस्से से बोली, खबरदार अगर आपने मेरे साथ इस तरह की बातें कही तो, आपको पता है ना मैं तो पहले ही मेंटली ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। आपका वो खड़ूस और पागल सा बेटा मुझे परेशान करके रखता है। आपको पता है आज सुबह भी वो कॉलेज में मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, कभी कभी वो उनकी शिकायतें ही खत्म होने को नहीं आती है। कितनी बार बोल दिया उन्हें कि मुझसे दूर रहिए, लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरे पास भी आना है और फालतू की लड़ाई भी करनी है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि जब उन्हें मैं पसंद नहीं हूं तो वो मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हैं, मुझे पूरी तरह से इग्नोर क्यों नहीं करते। धरा अब मुस्कुराए और बोली, क्योंकि शायद वो तुमसे प्यार करने लगा है। उसकी बात पर मिश्री के चेहरे का रंग उड़ गया। रावत मेंशन। धरा की बात पर मिश्री के चेहरे का रंग उड़ गया। धरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो शुरू से ही ऐसा है मिश्री, जब उसे कोई चीज़ नहीं चाहिए होती तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, लेकिन जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो उस चीज़ के लिए पागल हो जाता है। सामने से जाकर नहीं कहेगा कि हाँ उसे वो चाहिए, बस हरकतें ऐसी करेगा कि सामने वाला परेशान हो जाए और खुद ही उसे वो चीज़ दे दे। और अब मुझे उसकी वो आई हरकतें महसूस हो रही है। उसकी बात सुनते हुए मिश्री को कुछ कुछ होने लगा था। वो जल्दी से बोली, लेकिन मैं ये शादी तोड़ चुकी हूँ स्ट्रॉबेरी, मैं कभी अब उनके साथ। धरा ने उसका हाथ अब खुद से कसकर पकड़ लिया और बोली, मैं जानती हूँ और मैं कभी तुम्हें कहूँगी भी नहीं कि तुम ध्रुवांश को माफ़ करो, उसकी गलती ऐसी है कि इतनी जल्दी भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ वक्त पर छोड़ दो मिश्री। अगर किस्मत में तुम दोनों का साथ होना लिखा होगा तो तुम दोनों एक हो जाओगे, वरना तुम अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलते हुए उसने मिश्री के माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। मिश्री की आंखों में भी नमी तैर गई। इस वक्त धरा खुद बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन फिर भी उसे मिश्री का भी ख्याल था। ध्रुवांश से ज्यादा वो हमेशा उसके बारे में सोचती थी। अगले ही पल मिश्री ने खुद को नॉर्मल किया और बोली, क्या यार स्ट्रॉबेरी, आप खुद तो गंगा मैया हो ही मुझे भी बना देती हो ना। आपके आंसू रुकते हैं और अपने साथ आप मेरी टंकी का नल भी खुला छोड़ देती हो। अब आप उठिए यहाँ से और मेरे साथ बाहर चलिए, जहाँ पर आपके लिए अब खाना लग चुका है। चुपचाप आप अपना खाना फिनिश कीजिए ताकि मैं आपको सुबह और अब वाली दवाई दोनों एक साथ दे सकूं। धरा गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, कितना डांटती हो तुम मुझे। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठी और फिर मिश्री के साथ बाहर की तरफ आ गई।
मिश्री के लिए इतना ही काफी था कि धरा बाहर जा रही है, कम से कम वो खुले में सांस लेगी और अपना खाना खाएगी। वो बस यही उम्मीद कर रही थी कि बाहर चेरी ना हो, कहीं चेरी को देखकर एक बार फिर से धरा खाना खाने के लिए मना ना कर दे। उसे चेरी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इस बात की टेंशन थी कि जब तक धरा दवाई ना ले ले तब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। वो धरा को लेकर बाहर आए, उसने उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया और तब तक सर्वेंट ने धरा के लिए खाना सर्व कर दिया था। अब मिश्री उसके सामने बैठी और अपने हाथों से निवाला बनाकर उसे खिलाने लगी। धरा ने वो निवाला खाने से पहले खुद से एक निवाला बनाया और मिश्री की तरफ बढ़ा दिया। मिश्री मुस्कुराए, लेकिन वो उस निवाले को खाती उससे पहले ही चेरी वहां पर आए और धरा की तरफ देखते हुए बोली, स्ट्रॉबेरी एक बार मेरे हाथों से भी खाना खा लीजिए ना, और मुझे भी अपने हाथों से एक निवाला खिला दीजिए ना। मैं भी तो आपकी चेरी हूँ, आपकी वो चेरी जिससे आप बहुत प्यार करती हैं। ये बोलते हुए वो बड़ी रिक्वेस्ट भरी नज़रों से धरा को देख रही थी और उसे देखते हुए धरा का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। मिश्री के चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी, जो चीज़ वो नहीं चाहती थी एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही थी। धरा गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, मैं सुबह से तुम्हारा ड्रामा देख रही हूँ, तुम बार बार मेरे रूम में आए जा रही हो मुझे परेशान करने के लिए। तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया है, दवाएं नहीं ली है और अभी भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। पहले तुमने दिव्यांश को मुझसे दूर कर दिया और अब भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो। जिस लड़की की मैं शक भी नहीं देखना चाहती मिस्टर रावत ने उसे घर में लाकर छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने जो गलती की अब मुझे लगता है कि मुझे उस गलती को सुधार देना चाहिए। तुम खुद तो यहाँ से नहीं जाओगी, लेकिन अब मैं तुम्हें और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलते हुए वो चेरी की तरफ आई। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। धरा को गुस्से में देख मिश्री के चेहरे पर डर झलकने लगा था। वो जल्दी से बोली, आप एक काम कीजिए स्ट्रॉबेरी, आप मेरे साथ वापस रूम में चलिए, मैं आपको वहां पर खाना खिला दूंगी। ये बोलते हुए उसने धरा का हाथ पकड़ लिया। धरा ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं, जब तक मैं इसे यहाँ से बाहर नहीं निकालती तब तक मैं खाना तो दूर की बात पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। उसकी बात पर चेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। धरा ने उसके पास आकर अब उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगी। चेरी जल्दी से बोली, ऐसा मत कीजिए स्ट्रॉबेरी, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मैं पहले ही आप सब लोगों को छोड़कर जाने की बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, अब मैं आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगी और देखिएगा दिव्यांश भी बहुत जल्दी लौट आएंगे। प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए स्ट्रॉबेरी। ये बोलते हुए वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। धरा ने उसकी एक नहीं सुनी, वो उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले आई थी। चेरी एक बार फिर से बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी स्ट्रॉबेरी, आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। मैं आपकी चेरी हूँ स्ट्रॉबेरी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी आपके बिना। धरा गुस्से से जबड़े कसते हुए बोली, जैसे अब तक रह रही थी। ये बोलकर उसने जोर से चेरी को छोड़ा तो चेरी सीधा जमीन पर जाकर गिरी और अगले ही पल वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। चेरी आंखों में आंसू लिए धरा की तरफ देख रही थी और धरा की नज़र उस गाड़ी पर थी। उसे लगा शायद व्योम आया है, लेकिन उस गाड़ी से व्योम नहीं बल्कि कोई और बाहर निकला, जिसे देखकर धरा की आंखों से आंसू बह निकले और चेरी की धड़कन भी एक पल के लिए रुक गई। उनके सामने कोई और नहीं दिव्यांश खड़ा था।